प्रीतिजन, उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं और संस्कृत प्रेमी सज्जनों, आपका संस्कृत का शिविर चल रहा है। आज केवल पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आज केवल एक भाषा के नाते इसको नहीं पढ़ा जा सकता, आज इसको पढ़ना अपने अस्तित्व के लिए चाहिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है, स्वामी जी महाराज ने जात कर्म संस्कार में विद्या की वृद्धि का जो एक उपाय बताया है, वो उपाय है ब्रह्म आयुष्मत् तत् ब्राह्मणैरायुष्मत् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तम करोमि स्वाहा। आज जो भी दुर्दशा है उसके मूल कारण में तो हम स्वयं हैं, क्योंकि नियम यह है कि ज्ञान तब बढ़ता है जब ज्ञानियों की संख्या बढ़ती है, और कोई आधार ही नहीं है। धर्म तब बढ़ता है जब धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ती है। लेकिन किसी भी कारण से हमने ज्ञान को अत्यंत स्वकेंद्रित बनाया, जिस लाभ के लिए, वो लाभ तो उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उठाया होगा, लेकिन उससे राष्ट्र और समाज की बड़ी क्षति हो गई, क्योंकि ज्ञान समाज से लुप्त हो गया। जब ज्ञान के विस्तार पर ही प्रतिबंध लग गया तो ज्ञान से होने वाला जो लाभ है वो समाज को, राष्ट्र को नहीं मिल सका, और उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र विखंडित हो गया। क्यों हुआ उसका अलग कहानी है, उसकी चर्चा का ये समय नहीं। वहां से जो हमारा पतन प्रारंभ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हमको पराधीन होना पड़ा। पराधीन इसलिए होना पड़ा कि हमने संस्कृत के पठन पाठन को प्रतिबंधित किया, स्वकेंद्रित किया और अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रखा। और जिस क्षण हम पराधीन हुए तो जो कुछ हमारे पास था वो भी बहुत था, क्योंकि कहते हैं कि हाथी को घिसोगे तो कितना घिसोगे, घिस जाएगा तो भैंस तो रहेगा ही। वही स्थिति हमारे साथ, हमारे साहित्य, संस्कृति, ऐश्वर्य सबकी है। तो ये देश अत्यंत समृद्ध, अत्यंत ज्ञान विज्ञान में समुन्नत, सब तरह से संपन्न था। और स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब बहुत संपन्नता होती है तो स्वाभाविक रूप से आलस्य, प्रमाद, अनुशासनहीनता का जन्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ये दशा हुई। संस्कृत पर चोट दोनों ही कालों में हुई, मुस्लिम समय में भी और अंग्रेजों के समय में भी। मुस्लिम समय में तो किसी ने जला दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने इस तरह से नुकसान हुआ। उसमें कोई दूरदर्शिता का नुकसान नहीं था। उन्होंने हजारों लाखों ग्रंथ जला दिए, ये तो ठीक था, लेकिन पढ़ने लिखने की परंपरा को नष्ट नहीं किया था। अंग्रेजों ने यह समझदारी की कि उन्होंने परंपरा को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया और कर दिया। इसका सबसे पहला प्रारंभ होता है मद्रास से। मद्रास के कलेक्टर W.H. ह्यूम ने पहला आदेश निकाला कि जो संस्कृत पठन पाठन का सहयोग करेगा, पाठशालाओं की सहायता करेगा, मंदिरों को सहायता देगा, वो राजकीय अपराधी माना जाएगा। हम जिन मंदिरों को बहुत दोष देते हैं, वास्तव में ये मंदिर केवल पत्थर के लिए नहीं थे, बल्कि ये पठन पाठन के केंद्र थे। यहाँ हमारी पाठशालाएं चलती थी और समाज के सहयोग से विद्या का अध्ययन अध्यापन होता था, और उसमें किसी भी तरह का भार किसी पर भी नहीं पड़ता था। इसके लिए जो सूचना संकलन है ब्रिटिश सरकार का, उसमें उन्होंने जो बात कही है, उसमें एक यही मुख्य बात कही है कि मद्रास राज्य जो उस समय आंध्र प्रदेश तक था और उधर जाकर तमिलनाडु से लगता था, वो
उसमें 57,000 हायर लर्निंग सेंटर थे। हायर लर्निंग सेंटर प्राइमरी स्कूल को तो नहीं कहते। तो वो कहीं सरकार की तरह नहीं थे, वो या तो थे मंदिरों में, थे मठों में और गुरुओं के घरों में। जो भी गुरु परंपरा से पढ़ाते थे उनके यहाँ 10-5 विद्यार्थी पढ़ते रहते थे अपने अपने विषय के अनुसार। मठों में विद्यार्थी पढ़ते रहते थे और पाठशालाएं थी जो सरकारी या सामाजिक अनुदानों से चलती थी। तो किसी भी तरह से सरकार पर कोई बोझ नहीं था, समाज पर भी शिक्षा के नाम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं था और पढ़े जाते थे। वो ये कहता है कि 19,000 चिकित्सा के प्रशिक्षण के केंद्र थे, 57,000 हायर लर्निंग सेंटर थे, 19,000 तो आज भी नहीं होंगे कई जगह तो। और उसका एक उदाहरण उसने दिया है कि जब बंगाल में कर्नल हुट ने आक्रमण किया नवाब पर, तो नवाब ने उसकी नाक काट के उसकी हथेली पर रख दी, बोले जा लंदन में अपने बाप को दे देना। तो वो अपनी नाक लेकर जब निकला तो गांव के एक आदमी ने कहा उसे, क्या हो गया? बोले मेरे से तलवार से मेरी नाक कट गई। तो उसने कहा चल मेरे गांव में ठीक करवा देता हूं। वो अपने गांव में ले गया और ठीक करवा दी, जिसको आप प्लास्टिक सर्जरी कहते हो। और वो लंदन गया और वहां से कुछ लोगों को लाया और उसने उसको सीखा और वो अपने यहाँ उस विद्या को ले गया। तो ये जो विद्या का क्रम चल रहा था इसमें बहुत सारे दोष होंगे सामाजिक परिस्थिति में, लेकिन परंपरा चल रही थी। उस परंपरा को समाप्त किया अंग्रेज ने। अंग्रेज के 2 नियम थे, क्योंकि वो उनका एक सिद्धांत निकला कि किसी को गुलाम बनाने के लिए 2 चीजें खत्म करनी होंगी, और ये नियम है, शाश्वत नियम है, समझ और संपन्नता। और ये दोनों किससे समाप्त होती हैं? शिक्षा से। उनका जो आकलन था वो आकलन ये रहा कि यहाँ की समृद्धि का मूल गाय है और यहाँ की शिक्षा का मूल संस्कृत है। तो ये दोनों उनके केंद्र बने आक्रमण के, और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा के सारे जो संस्कृत के संस्थान थे उनको निराश्रित कर दिया। जो जैसे समाज में, मुस्लिम समाज में मस्जिद है और ईसाई समाज में चर्च है, वैसे हिंदू समाज में मंदिर की भूमिका होनी चाहिए। मंदिर मार्गदर्शक होना चाहिए समाज का, समाज निर्भर होना चाहिए मंदिर पर। लेकिन अब क्या स्थिति है? मंदिर निर्भर है समाज पर, मतलब वो मार्गदर्शन देने की स्थिति में नहीं है। वहां कोई समझ का या कोई समृद्धि का काम नहीं हो रहा है, वहां तो सब दरिद्रता का अवतार बनाकर होगा छोड़ दिया गया है। वो उसके पीछे नीतिगत कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये परिस्थिति पैदा हो गई और आज उसका परिणाम कहां पहुंच गया। पिछले दिनों में स्वामी विवेकानंद जी से बात कर रहा था प्रभात आश्रम के। हम दोनों इकट्ठे थे हैदराबाद में अपने गजवेल में। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक बहुत अंतरंग बात बताता हूं, क्योंकि ये कोई प्रकाशित बात तो है नहीं। बोले 3 साल पहले चर्च की एक सब बड़ी बैठक हुई। उनकी मूल समस्या क्या थी? उनकी मूल ये समस्या थी, हम अफ्रीका में गए, हमने सारे अफ्रीका के लोगों को ईसाई बना लिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका गए, हमने सारे लोगों को ईसाई बना लिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हमें भारत में ये परेशानी क्यों होती है? हमको जिस गति से यहाँ बढ़ना चाहिए, 400 साल से ज्यादा हमको काम करते यहाँ हो गए, तो हमको वो अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली? तो उनका निष्कर्ष क्या था जानते हैं? उन्होंने कहा जब तक इस देश में संस्कृत का पठन पाठन रहेगा तब तक ये कठिनाई हमारे लिए बनी रहेगी। व्यक्ति संस्कृत के मंत्र पढ़ के अपने पूर्वजों से जुड़ता है, वो हमसे कैसे जुड़ेगा? और मूल चीज क्या है कि हमारा जो कुछ है वो किस में है?
संस्कृत में है। तो यदि आप अपने से जुड़े रहेंगे तो आप दूसरे से क्यों जुड़ेंगे? तुलना तो आप करेंगे ही करेंगे, दूसरे के पास क्या है और हमारे पास क्या है। हम दूसरे से तब जुड़ेंगे जब हमारे पास कुछ होगा नहीं। कोई दरिद्र ही आदमी तो किसी को संपन्न समझेगा, संपन्न आदमी दरिद्रता के पास क्या देख लेने चला जाएगा। परिणाम तो उन्होंने एक योजना जो पहले से चल रही थी उसको अधिक सक्रिय किया और उस पर भारत सरकार काम करती है, क्योंकि असल में हमारी सरकार ईसाई है, कोई हिंदू सरकार तो है नहीं। और वो ईसाईयत को और हिंदू के विरोध के नाते इस्लाम को उसकी एक ताकत है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करती है। बल्कि बांट कर खाने का धंधा है, आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं। उसमें क्या क्या हुआ ये आप सोचो। आप संस्कृत केवल पढ़कर बहुत कुछ कर लोगे ऐसा है नहीं, लेकिन पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि अस्तित्व का झगड़ा है और अस्तित्व के प्रश्न पर उसको कैसे भी बचना है, बचाना है, क्योंकि इसके बचने से हम बचेंगे, इसलिए इसको बचाने की जरूरत है। देश बचेगा इससे, समाज संस्कृति बचेगी इससे। कैसे? आप पिछले थोड़े से समय से, इंदिरा गांधी के बाद के समय से आप सोचना शुरू करो। राजीव गांधी के समय में सबसे पहला संस्कृत पर आक्रमण हुआ था कहां पर भला? केंद्रीय विद्यालयों में। और केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संस्कृत को निकाल दिया गया था और वो आज तक निकलने की ही प्रक्रिया में है, स्थापित नहीं हुई। उस समय क्योंकि निकालने वाली सरकार थी तो सरकार से पहुंच करने का प्रयत्न किया गया और एक राजीव गांधी की निकट महिला मित्र हैं सोनल मानसिंह, नृत्यांगना है वो, तो सोनल मानसिंह से संपर्क करके राजीव गांधी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इसको विषय से बाहर न करें। तो उसका उत्तर था कि जब मैंने ये बात राजीव गांधी को कही तो उसने मेरे से मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने लगा, मेरे से कुछ बोला नहीं। उसके बाद संस्कृत प्रेमियों ने सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया और रंगनाथ मिश्र उन दिनों मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो सरकार ने वहां तर्क ये दिया कि संस्कृत को पढ़ाने का हम प्रबंध करेंगे तो लोग अरबी फारसी की भी मांग करेंगे, जर्मन फ्रेंच की भी मांग करेंगे। तो रंगनाथ मिश्र जी का जो वक्तव्य है पढ़िएगा कि उसकी तुलना अरबी फारसी या जर्मन फ्रेंच से नहीं की जा सकती, वो भाषा हमारी है और इसलिए उसका मूल्य अलग है। तो वो स्थापित तो कर दी गई, किंतु सरकार ने उसको कैसे खत्म किया? उसने क्या किया कि संस्कृत के अध्यापक थे उनको प्रिंसिपल बना के बाहर भेज दिया और संस्कृत का विभाग तोड़ दिया। अब विभाग ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? तो संस्कृत की पढ़ाई क्रियात्मक रूप में बंद हो गई। उसके बाद फिर क्या किया? पिछले दिनों जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ और वो जारी है, उसका कोई समाधान नहीं निकला, वो है कि संस्कृत के सारे अध्यापकों को केंद्रीय विद्यालयों के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि वे जर्मन और फ्रेंच पढ़ें और आगे से जो कक्षाएं होंगी वो जर्मन की और फ्रेंच की होंगी। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने बताया कि जर्मन से हमारा एक समझौता हुआ है कि जर्मन लोग संस्कृत पढ़ाएंगे तो इसलिए हमें जर्मन पढ़ानी है, तो उसका एक ही विकल्प है कि संस्कृत हटा के जर्मन पढ़ाएंगे। तो जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें आज के तारीख में मतलब सब संस्कृत अध्यापकों को जर्मन और फ्रेंच पढ़ने के निर्देश हैं और बच्चों को भी जर्मन फ्रेंच में इसके साथ साथ संस्कृत ऐच्छिक विषय कर दिया है। उसमें आप लेना चाहो तो लो और नहीं लेंगे। दूसरा सबसे विचित्र बात स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्या होनी जा रही है या हो गई है लगभग, वो है कि संस्कृत बच्चे पढ़ते थे नंबरों के लिए, भाई अंक अच्छे आते हैं तो डिवीजन बनती है। उन्होंने उसको अंक के योग से बाहर कर दिया कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, इसके नंबर तो जोड़ेंगे नहीं। तो कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? इधर तो हम अंग्रेजी को पढ़ाएंगे पहली क्लास से और संस्कृत को निकाल देंगे 8वीं से भी, और ज्यादातर स्कूलों में 10वीं के बाद संस्कृत की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो 12वीं में जिसके पास संस्कृत नहीं है वो कॉलेज में संस्कृत लेगा क्यों? इसलिए संस्कृत के लिए संभावनाएं समाप्त है।
दूसरा क्या किया कि जितने नए नए हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें संस्कृत विभाग को लगभग समाप्त करने के प्रयास हैं। आप देखना जितने भी आपको आवश्यकताएं प्रकाशित होती मिलेंगी उसमें सब विषयों की मिलेंगी पर संस्कृत की नहीं मिलेंगी। पिछले दिनों अध्यापकों की परीक्षा हुई दिल्ली में, तो उसमें संस्कृत विषय ही नहीं था, तो इस पर विवाद हुआ। न्यायालय में संस्कृत के लोग गए और उसको सरकार ने दोबारा से उसमें जोड़ा। तो विश्वविद्यालयों में संस्कृत नहीं, सेवाओं में संस्कृत नहीं, और इसके साथ साथ और भी क्या बात हुई कि पहले जो प्रशासनिक परीक्षा आप जिसको IAS कहते हैं वो संस्कृत के माध्यम से की जा सकती थी और उसमें मौखिक परीक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। 3 साल से सरकार ने उसको समाप्त कर दिया कि आप संस्कृत माध्यम से IAS परीक्षा को नहीं दे सकते। आप विषय लिए तो लेते रहिए लेकिन माध्यम नहीं बना सकते। तो परिणाम क्या हुआ कि जो संस्कृत पढ़ करके IAS होने की कल्पना करते थे उनके द्वार बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए। इसी तरह से जितनी भाषा संस्कृत की जहां जहां पढ़ने की व्यवस्था थी वहां से लगभग उसको समाप्त कर दिया गया है और करने की प्रक्रिया जारी है। और ये केवल संस्कृत का झगड़ा नहीं है, इसके साथ हिंदी की भी उतनी ही बल्कि उससे अधिक दुर्दशा है। आजकल यदि आप दूरदर्शन देखते होंगे तो उसमें हिंदी नहीं आती, या तो उर्दू होती है या अंग्रेजी होती है। और आप यदि समाचार पत्रों को देखेंगे तो इनको निर्देश हैं, और खास तौर से जो सरकार परस्त सरकारी आश्रय के चलने वाले या सरकारी रीति नीति से चलने वाले समाचार हैं वो जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करते हैं, बहुशः प्रयोग करते हैं। तो और वो उनको एक नियम है, जैसे कहते हैं ना जी गेहूं और चने की मिलाकर रोटी बनाओ तो क्या अनुपात रखना चाहिए, बोले 6 और 4 का रख लो 10 हो जाएगा। तो वही स्थिति हिंदी के साथ हमारे अखबार करते हैं कि 40% अंग्रेजी शब्द आप इसमें डालें और उसको हिंदी बनाएं, तो हिंदी तो नहीं बनी। तो या तो उसमें उर्दू शब्दों का मिश्रण होते। स्वास्थ्य मंत्रालय का विज्ञापन छपता है नेहरू सेहत योजना। मंत्रालय कौन है? स्वास्थ्य, क्योंकि पुराना चला आ रहा है। सेहत मंत्रालय तो नहीं है। योजना क्या है? सेहत योजना, क्योंकि यह सरलीकरण है। मतलब स्वास्थ्य समझ में नहीं आया इसलिए उसका सरलीकरण कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि आप हिंदी भूल जाएं, संस्कृत को तो देखें ही नहीं, हिंदी भूल। इसके 2 पिछले ये दिनों इस पर मैंने परोपकारी में चर्चा भी की थी और उसका प्रस्ताव भी मेरे पास है। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय का जो हिंदी के बढ़ावा देने वाला विभाग है उसकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें संविधान के अनुसार हिंदी की समृद्धि के लिए संस्कृत का सहयोग लेने का निर्देश है। उस नियम को बदल करके इन्होंने कहा कि जो भी अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाए। टाइम है, लंच है, स्कूल है, ये है, वो है। तो आप देखेंगे कि मुश्किल से एक आध क्रिया हिंदी की पूरे वाक्य में होती है, नहीं तो 10 शब्दों के वाक्य में 8 शब्द अंग्रेजी के होते हैं। अच्छा, उसके साथ अगला जो प्रयत्न है वो क्या है जानते हैं? आपकी लिपि को आपसे हटा देना। इसके लिए एक प्रस्ताव पहले भी आया था और अब फिर उस पर काम हो रहा है कि हिंदी को और संस्कृत को रोमन लिपि में लिखा जाए, जिससे कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। लोग एकता, देश में एकता बनेगी। क्यों देश में एकता बनेगी? अच्छा, एक सीधी सी बात है कि जिस दिन आप हिंदी को रोमन में लिखोगे उस दिन सब प्रांतीय भाषाओं को भी आप रोमन में ही लिखोगे। अंग्रेज इस मामले में बड़ा दूरदर्शी रहा है। उसने जब पूर्वी क्षेत्र में ईसाईयत का प्रचार फैलाया तो वहां की बोलियों को उसने भाषा का रूप दिया, लेकिन लिपि उसकी रोमन रखी। लिपि उसकी रोमन रखी, इसलिए जो पूर्वी प्रांतों की भाषाएं हैं वो रोमन में लिखी जाती हैं, उनकी अपनी लिपि नहीं है। आपको यदि याद हो तो केरल की मलयालम भाषा का कोश अंग्रेजों ने बनाया था बहुत पहले। तो उस समय अंग्रेज की एक ही शर्त थी कि इसमें संस्कृत शब्दों का समावेश न हो, ताकि ये न हो कि मलयालम का संस्कृत से कोई संबंध है। वो कोश उसी तरह से बना। आपको बड़े बड़े ये कोश हैं, वाचस्पत्यम और शब्दकल्पद्रुम, इनके इतिहास का भी यदि आपको मालूम हो तो इसमें ये कहा गया था कि जो शब्द बहु अर्थ देते हैं उनमें
जो अर्थ मतलब हमारी संस्कृति पर आघात करने वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। मतलब मांस है, मदिरा है, ऐसे संदर्भों को अधिक प्राथमिकता से प्रमुख अर्थों के रूप में उल्लेखित किया जाए। तो वो जो परंपरा है वो आज अपने चरम पर पहुंच गई है और स्थिति ये हो गई है कि आज आपकी वकालत करने वाला ही कोई नहीं बचा कोई, क्योंकि कोई जाने तो वकालत करे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तो इस परिस्थिति से परिचित लोगों की संख्या बहुत थी। वो भले ही आपको बहुत अधिक सहयोग नहीं दे सकते थे, लेकिन आपके समर्थक तो थे, आपको अच्छा तो मानते थे। लेकिन होता क्या है, आप याद रखना कि 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है। यदि इस समय के बच्चों को हमने संस्कृत नहीं पढ़ाई तो उनको क्या पता संस्कृत क्या होती है। और किसी भी भाषा को खत्म करने में 50 साल लगते हैं। आप 50 साल तक किसी भाषा को पढ़ाइए वो बढ़ जाएगी, और 50 साल तक किसी भाषा को मत पढ़ाइए वो खत्म हो जाएगी। तो यही स्थिति अंग्रेजी और संस्कृत के बीच में हुई। मतलब आपने उस भाषा को हर कीमत पर हर कीमत अदा करके पढ़ाया। मतलब उससे आपको आजीविका को जोड़ा, उससे आपने प्रतिष्ठा को जोड़ा, उससे आपने व्यवहार को जोड़ा, उससे आपने मतलब सारे तंत्र को जोड़ा, और इसको आपने उससे अलग कर दिया। मतलब पहले तो आप ये सोचते भी थे कि इसका हिंदी रूपांतरण चाहिए, आजकल कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं हिंदी होता है। बैंक में मैं कभी इसको हिंदी में देता हूं तो मुझे देखता है या कभी उसको देखता है। मतलब देखो इसका नाश करने की भूमिका कितनी सहज तरीके से बनती है। सबसे पहले नेहरू ने अंकों को बदला कि हम जो रोमन अंक रखेंगे उससे क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय अंक है। तो आजकल हमारे बच्चे नागरिक अंक भूल ही गए, उनको पता ही नहीं नागरिक अंक होते क्या है। और उसका परिणाम क्या होता है कि हम अपने परोपकारी पत्र में ग्राहकों की संख्या को हिंदी में लिखकर भेजते हैं तो वापस आ जाता है कि जी ये संख्या यहाँ कोई जानता नहीं है। परिणाम संख्या भूल गए। संख्या भूल गए ही नहीं, इसके साथ एक परेशानी और पैदा हो गई। आप उसे एक नहीं कहते, आप उसे वन कहते हैं, क्योंकि वो चित्र तो वन का है, एक का तो है नहीं। ऐसा लिखा होगा तो एक होगा और ऐसा लिखा होगा तो वन होगा, क्योंकि चित्र की तो संज्ञा होगी ना। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा लिपि की संज्ञा भाषा में आएगी ना। तो लिपि उसका चित्र है और भाषा उसकी संज्ञा है। तो आप 1 2 3 4 जब लिखेंगे तो 1 2 3 उसको पढ़ेंगे नहीं, आप 1 2 3 पढ़ना पसंद करेंगे। फिर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, हमारे बच्चे जो पहाड़े पढ़ते थे वो आजकल क्या पढ़ते हैं? 2 1 जा 2 2, 2 2 जा। अच्छा इसका योग्यता से क्या संबंध है? इसका योग्यता से क्या संबंध है? इसका योग्यता से कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन आप अपने से तो अपरिचित हो रहे हो। तो परिणाम क्या हुआ कि जितनी विशेष शिक्षा है, जितनी वैज्ञानिक शिक्षा है, जितनी तकनीकी शिक्षा है, वो हिंदी से बहुत दूर हो गई। और परिणाम क्या हुआ हमारे जानते हैं? शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ प्रांतों ने हिंदी के प्रति बहुत आग्रह रखा था। उनमें राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, बिहार था, उत्तर प्रदेश था। उनको थोड़े दिन में ऐसा लगने लगा कि तुम तो मूर्ख बन गए हो, तुम्हारे बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आज सबने अपने को बदल डाला और अपने को अंग्रेजी माध्यम से जोड़ने में ही भला समझा। क्यों? कि हमने जो प्रयत्न किए थे वो नीचे के प्रयत्न थे, मूल में वो प्रयत्न थे ही नहीं। क्योंकि भाषा को आपने शिक्षा से तो जोड़ा, लेकिन आजीविका से तो नहीं जोड़ा, सर्विस से तो नहीं जोड़ा, व्यवहार से तो नहीं जोड़ा, उच्च शिक्षा से तो नहीं जोड़ा। तो परिणाम आप हिंदी पढ़ के इंजीनियरिंग में चले गए तो आत्महत्या करने के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो पढ़ना पढ़ाना जो है वो हिंदी में होता नहीं, हिंदी की पुस्तक नहीं। तो ये जो परिस्थिति पैदा कर दी गई कि आज वो हमने पूछा भाई हिंदी की समय सारणी दो, बोले जी छपती नहीं। क्यों नहीं छपती? कोई खरीदता नहीं। खरीदता कोई क्यों नहीं? आप अंग्रेजी की पहले छापेंगे, अंग्रेजी की बेच देंगे, हिंदी की कोई क्यों खरीदेगा? तो खरीदी नहीं, बिकी नहीं, छपी नहीं तो खत्म हो गई। कितना सहज तरीका है किसी चीज को समाप्त करने का। तो आप संस्कृत पढ़ते हैं तो केवल संस्कृत नहीं पढ़ते हैं,
आप एक बहुत बड़े संघर्ष के सिपाही बनते हैं, और वो संघर्ष अस्तित्व का है, जीवन का है, संस्कृति के अस्तित्व का है, इतिहास का है, आत्मा का है। क्योंकि आपके पास जो कुछ गर्व करने लायक है वो संस्कृत में है, और यदि आप उससे जुड़े नहीं तो आपके पास गर्व करने के लिए शून्य है। फिर तो आपको अंग्रेज को अपना आदर्श और पुरुष मानना पड़ेगा और उसका अनुकरण करना पड़ेगा। जैसे मनमोहन सिंह कहता है कि अंग्रेज ने हमको सिखाया, अंग्रेज ने हमको बोलना सिखाया, अंग्रेज ने हमको उठना बैठना सिखाया।